Hello and welcome to all my champions. सारे champions को very very good morning. Big good morning to all my champions. Yes, Sachin, Mayank, सूरज, मुस्कान, प्रिंस, सारे champions को very very good morning. एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है? ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा. आज हम लोगों का लास्ट डेमो है, ठीक है? ये बैच अचीवर्स, एक बार बता देती हूँ, ये अचीवर्स बैच है. इस बैच का नाम है अचीवर्स बैच, ठीक है? अचीवर्स और 5.0 है. ये यूसी लाइव ऐप पे ये पेड बैच है, ठीक है? ये पेड बैच है और आज इसका लास्ट डेमो है, ठीक है? पिछले 3 दिन से डेमो चल रहा था, आज थर्ड डेमो है. एक डेमो था ट्यूसडे को, आज एक वेंसडे को, आज थर्सडे. तो आज के बाद आपका डेमो खत्म हो जाएगा. आप लोगों का ये डिमांड था कि मैम सेशन को एक डेमो भी दे दीजिएगा. आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच भी खत्म कर दूंगी और कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा. ओके, अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच आज खत्म कर लेंगे, कल से नया चैप्टर शुरू होगा. इस बैच में आपको 3 बैच मिलेगा, ग्रामर का भी, वोकैब का भी और प्रैक्टिस का. वोकैब और प्रैक्टिस बैच 1 बजे चलता है और 1 बजे भी आपका डेमो ही जा रहा है. पिछले 2 दिन में मैंने 1 बजे समुद्र मंथन का डेमो दिया है. आज समुद्र मंथन का डेमो नहीं है, आज प्रैक्टिस बैच का डेमो है. मतलब आज 1 बजे PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट का, क्लोज टेस्ट का और पैसेज का डेमो है, ठीक है? आज के बाद से फिर आपका डेमो खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर ये नॉर्मल बैच हो जाएगा. तो प्रैक्टिस बैच में अगर जिसको डेमो करना है 1 बजे इसी चैनल पे आ सकते हो. और अभी तो ग्रामर का चल रहा है. और जो फाउंडेशन बैच है उसका फीस है 1999. 1999 में आपको 3 बैच मिल रहा है. और जो प्रैक्टिस बैच है उसका फीस है 799, 3 मंथ्स का है, 3.5 महीने का. और जो पुराने बच्चे हैं उनका कोड लगा दोगे तो 559 हो जाएगा. चलो लास्ट में हम लोग बात करेंगे अच्छे से. नोट्स अपने से बनाना होता है. आज तक की हिस्ट्री में ना मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट का PDF देती हूँ. ओके, नोट्स अपने से बनाना होता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मेरे नोट्स बदल जाते हैं. हर बार कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है कि देखो पिछले बार एग्जाम में ऐसा टाइप आया, तो नोट्स का PDF आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिए, नोट्स आपको खुद बनाना है. तो ये बार बार डिमांड मत करिए. ये जो ग्रामर बैच है ना, पिछले 14-15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और ग्रामर बैच का जो नोट्स है उसका आज तक मैंने PDF नहीं दिया है. नोट्स आपको खुद से बनाना है, खुद से बनाना है. शुरू के 2-4 क्लासेस में लगेगा ना कि हड़बड़ी हो रही है, हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो शुरू के क्लासेस में वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा. फिर आप टीचर के साथ साथ ही नोट्स, क्योंकि आप लोग ही नहीं हो, सारे बच्चे सेल्फ नोट्स बनाते हैं. सारे बच्चे सेल्फ नोट्स ही बनाएंगे क्योंकि नोट्स हर समय कुछ ना कुछ बदल ही जाता है, ऐड हो जाता है. तो आपको नोट्स नहीं मिलने वाला, नोट्स आपको साथ साथ बनाना है. ओके. सिर्फ प्रैक्टिस शीट जो मैं दूंगी ना उसका PDF मिलेगा, शीट्स वगैरह का PDF मिलेगा. ओके, ये ना नहीं, एनोटेशंस फाइल ये सब कुछ नहीं मिलेगा. एनोटेशंस के साथ बोर्ड का क्लिक करके PNG मोड वो सब नहीं मिलेगा. नोट्स आपको खुद बनाना है क्योंकि मुझे पता है कि पहले बार में आप लोग को PDF चाहिए, लेकिन फिर आपको दिक्कत होती है ना, तो फिर आप नोट्स तो खुद ही बनाते हो लास्ट में. तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरू में ही नोट्स बना लेना. चलो अब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, अब जल्दी से आ जाओ. कल मैं एडवर्ब का कुछ सेंटेंसेस करवा रही थी ना, ठीक है? एडवर्ब का कुछ सेंटेंसेस बचा रह गया था, उसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर कंजंक्शन प्रीपोजिशन करती हूँ. चलो जल्दी से बता दो. हाँ, ये वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है ना, मैं आपको इसका PDF पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा. हाँ देखो, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट. तो आप बोलोगे कि मैम ओल्ड तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तो एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो इसमें एडवर्ब भी है और इंटेंसिफायर भी है. तो एडवर्ब भी तो इंटेंसिफायर का ही पार्ट होता है. लेकिन किसको टिक करोगे? आंसर गलत भी आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का करेक्ट भी आ रहा है. कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था, कल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था ना कि इंटेंसिफायर भी एडवर्ब होता है. वो ओल्ड है, जैसे मैंने लिखा राकेश इज ओल्ड, राकेश ओल्ड है, लेकिन राकेश टू ओल्ड है. टू मतलब काफी ओल्ड है. जब किसी चीज पे एम्फोसिस डाल के बोलते हैं तो वो इंटेंसिफायर हो गया, एडवर्ब नहीं है, इंटेंसिफायर है. इंटेंसिफायर कल तो इसको डिटेल में मैंने पढ़ा ही दिया था. इंटेंसिफायर है. हाँ, यूट्यूब पे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है. नेक्स्ट वाला,
द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिफायर नहीं है, ठीक है। वैसे जो वेरी है, वेरी तो एडवर्ब है, फ्लावर ब्यूटीफुल है, और कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, तो वेरी इंटेंसिफायर है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में इंटेंसिफायर नहीं है ना, तो हम एडवर्ब से ही काम चलाएंगे, एडवर्ब से ही काम चलाएंगे। यहाँ पे एडवर्ब भी था, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एडवर्ब भी था, इंटेंसिफायर भी था, लेकिन कुछ ज्यादा ही दबाव डाल के बोला जा रहा है, तो हम इसमें इंटेंसिफायर डालें। नेक्स्ट, आई कैन हार्डली बिलीव इट। ये ना कल जो मैंने पढ़ाया था, कुछ बच्चे आज नए आए होंगे, बस 2-4 मिनट वेट करिए, हो सकता है कि ये समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आपने कल जो मैंने पढ़ाया है आपने वो नहीं पढ़ा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं इसको बिलीव नहीं, शायद ही मैं इस बात पे भरोसा करूं। ये हार्डली किसकी विशेषता बता रहा? कैन बिलीव की। कैन बिलीव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, एडवर्ब है। वेरी गुड। ही थॉट दैट द मूवी एंडेड एब्रप्टली, उसको लगा कि मूवी अचानक से एंड हो गया, तो ये जो एब्रप्टली है ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब या तो वर्ब की विशेषता बताता है, या तो एडजेक्टिव की बताता है, या तो दूसरे एडवर्ब की बता रहा है। तो यहाँ जो है मूवी एंड हो गया, एंडेड की बता रहा है, एंडेड वर्ब है, ईडी लगा है, ईडी लगा के पास्ट टेंस लगाते हैं, मूवी अचानक से एंड हो गया, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब है ना, एडवर्ब। एडवर्ब से बहुत क्वेश्चन आते। ही ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चंस, उसने बहुत ईमानदारी से सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। ओके, बहुत ईमानदारी पूर्वक सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो ये जो आंसर्ड है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब, तो यहाँ पे ट्रूथफुली एडवर्ब है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली दिस पोजेस, यहाँ पोजेस का मतलब है दिस प्रेजेंट्स अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ये एक खतरा पैदा कर रहा है एग्रीकल्चर और हेल्थ के लिए, तो ये पोजेस वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये तो इजी है एडवर्ब। नेक्स्ट वाला, शी मैरिड एट, ये तो हाल फिलहाल का ही है, पिछले साल ही आया। शी मैरिड एट 18, उसकी शादी 18 साल में हो गई। एंड शी गेव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर, मतलब तुरंत उसके बाद उसने अपने फर्स्ट चाइल्ड को जन्म दिया। अब मुझे बताओ कि ये देयर आफ्टर, अब रूही राधिका मैम, एडवर्ब और इंटेंसिफायर में क्या डिफरेंस है? कल का बैच देखना, आज पूछ रहे हो ये बात, एडवर्ब और इंटेंसिफायर में क्या डिफरेंस है ना, ये कल के क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, कल का क्लास एक बार अच्छे से देखिए। हाँ, देर आफ्टर, चलो आपको तो पता चल गया कि अभी तो मैम एडवर्ब ही पढ़ा रही है, तो सारा आंसर तो एडवर्ब वाला ही आएगा, डिटर्मिनर तो ये है नहीं। देर आफ्टर प्रोनाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं, ये देर आफ्टर किसकी विशेषता बता रहा है? चलो ठीक है, ये एडवर्ब है, लेकिन प्रूफ करो कि ये एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब है तो या तो किसी वर्ब की विशेषता बताएगा, या तो एडजेक्टिव की बताएगा, या तो चलो बताओ ये किसकी विशेषता बता रहा है, कौन से वर्ब की, किसकी? शॉर्टली की बता रहा है, शॉर्टली की भी बता रहा है। इसने लिखा है ना, उसने उसके बाद 18 साल के बाद उसने जन्म दिया। शी गेव बर्थ, गेव की विशेषता बता रहा, गेव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता ऐसे भी एडवर्ब, और शॉर्टली भी एडवर्ब है, शॉर्टली भी एडवर्ब है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता ही सकता है। आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो, मेरे को नहीं जाना है, और इसके अतिरिक्त इट्स टू लेट नाउ। अच्छा, कल मैंने ये करवाया था ना, कल मैंने आपको ये करवाया था बिसाइड्स वाला, तो उसमें से काफी सारे बच्चों ने बोला था ना कि मैम बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, लेकिन बिसाइड्स प्रेपोजिशन होता ना तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और बिसाइड एडजेक्टिव है नहीं। और कल मैक्सिमम बच्चों का आंसर कंजंक्शन आ रहा था। कल मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, ये जो बिसाइड है ना, वैसे तो ये बिसाइड के बारे में नहीं पूछ रहे, ये तो लेट के बारे में पूछ रहे।
अब मुझे बताओ कि ये जो नाउ क्या है, अब लेट हो गया, नाउ टाइम बता रहा है, ठीक है, और टाइम बताने वाले वर्ड या तो प्रेपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होगा। कोई भी वर्ड ना जो टाइम बताए या तो प्रेपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होता है। कोई भी वर्ड जो जगह बताए, स्थान बताए, या तो प्रेपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा। तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता ना तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता नाउन या प्रोनाउन के रूप में, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसका मतलब है कि ये एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट, हाँ चलो, ये मुझे बता दो, क्लियर हो गया अभी तो कि एडवर्ब को कैसे पहचानना। आगे बढ़े। अब हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में 3 बच गया। एक बच गया प्रेपोजिशन, एक बच गया कंजंक्शन, और एक बच गया इंटरजेक्शन। आगे बढ़ाया जाए ना। मैम 6th क्वेश्चन नहीं हुआ था, कौन सा था 6th क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन, अच्छा ओके। दे वॉन्डर्ड अराउंड एमलेसली, वो गोल गोल बिना काम के घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा, तो वर्ब तो नहीं है, वर्ब तो हमारा ये है, एडजेक्टिव तो है नहीं, वॉन्डर्ड की विशेषता बता, अराउंड एडवर्ब है। देखो ये ना हमारे सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शन में ना एडवर्ब नहीं डाला है, इन्होंने ऑप्शन में इंटेंसिफायर डाला है, ठीक है, इंटेंसिफायर डाला है। ये बस गोल 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 इधर उधर घूम रहा था, तो हम इंटेंसिफायर से ही चलेंगे, लेकिन वैसे ये पूरी तरह से इंटेंसिफायर नहीं है, एडवर्ब ही है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एडवर्ब नहीं, तो हम इंटेंसिफायर डालेंगे, क्योंकि इंटेंसिफायर भी तो एडवर्ब का ही हिस्सा होता है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ा जाए प्रेपोजिशन पे। अब आगे बढ़ा जाए ना। क्या बोल रहे हो मैम, आपने टीम से कहो कि मेरा प्रॉब्लम करो, सोल्यूशन करो, प्रैक्टिस बैच परचेज किया है, मुझे नहीं मिला है, टीम को भी मैसेज किया है। अच्छा, मैं बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी, मैं टीम को मैसेज, विकास, विकास, कोई स्टूडेंट है जिनका नाम सूरज है, एक बार देखा हाँ, हुआ है इन्होंने सौरभ को भेजा था। हाँ, ये दो तीन स्टूडेंट है ना, उनका साथ प्रॉब्लम आया है कि कुछ मैंने भी दिक्कत हो गया रिजल्ट पे के साथ हमारा। ओके, तो मैंने भेजा हुआ है अपना टीम को, बोले एक 1 वीक के अंदर नहीं आएगा ना, इनका सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, हाँ, तो हम लोग कोर्स दे देंगे इनको। अच्छा, और 1 वीक के अंदर सॉल्व नहीं होता है तो तो 1 वीक टाइम लेंगे? हाँ, फिर रोज रिजल्ट को ईमेल करना पड़ेगा हमें कि तो ये क्लास देख पा रहे होंगे? अपने क्लास नहीं देख पा रहा है। ओके, ये थोड़ा ये अच्छा बस ठीक है, दो ही स्टूडेंट, एक सूरज था, और एक, एक और कोई स्टूडेंट था, उनका नाम भूल गया हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 स्टूडेंट के साथ इशू आया है, इनको इन्होंने भेजा ना सौरभ को, मैंने कर लिया ठीक इसका। है। अच्छा सूरज, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी टीम से बात हो गई है, 2 स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, वो एक सूरज है और कोई और एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम 1 वीक के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, उसने हम लोग आपको कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका पेमेंट हो चुका है, वो बता रहे हैं पेमेंट हो चुका है, आपको कोर्स दे दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, हाँ, तो चलो अब, हाँ, मुझे ईमेल भी कर देगा HRUC लैब पे। ओके, तो एक बार सूरज आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, HRUClive@gmail.com। एक बार इस पे मेल भी डालिएगा, ठीक है, HRUClive। एक वीक तो वो मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं, बट 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम चलते हैं, मैंने आपको नाउन प्रोनाउन पहचानने का तरीका बताया, नाउन को कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब बताया, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब हमने किया, फिर हमने क्या किया था, वर्ब किया था। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 हो गया, और अभी 3 और बच गया। अब आ जाओ प्रेपोजिशंस। अब आप बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशंस क्या होता है? प्रेपोजिशंस होता, प्रेपोजिशंस को हिंदी में हम बोलते हैं संबंध वाचक, संबंध बताता है, प्रेपोजिशंस रिलेशंस बताता है। तो प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशंस क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड्स होता है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन।
ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। जैसे जैसे मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ हर, वो हर को पसंद कर रहा है। फिर मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रेपोजिशन है? इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑफ है, और प्रेपोजिशन के बाद हर क्या है? प्रोनाउन है। और म्यूजिक क्या है? म्यूजिक नाउन है। तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद या तो प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशंस का काम ही होता है संबंध बताना, रिलेट करना। देखो, अगर हम प्रेपोजिशन को तोड़ते हैं, प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। तो प्री का मतलब है पहले, प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का स्थान या तो नाउन से पहले होता है या तो प्रोनाउन से पहले होता है। या तो ऐसे भी बोल सकते हो, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। देखो, शी विल कम इन द मॉर्निंग, ये इन क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में, तो मॉर्निंग इसका ऑब्जेक्ट है। मॉर्निंग नाउन है, द लगा है ना, द भी नाउन के साथ ही यूज होता है, नाउन के साथ द यूज होता है। कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। तो कोई पूछे कि प्रेपोजिशंस का काम होता है, वैसे मैं प्रेपोजिशन चैप्टर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब तो पूरा प्रेपोजिशन पढ़ाने में मुझे 6-7 क्लास लगने वाला है। अभी बस जानो कि प्रेपोजिशंस रिलेशन बताता है, प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होता है, और किसके साथ यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन के साथ। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। द चिल्ड्रेन वेटेड फॉर देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन अपने बच्चों का पेरेंट्स का वेट कर रहे थे। ये द क्या है? द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद चिल्ड्रेन नाउन है, वेटेड वर्ब है, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। इसको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलो या इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। अब बचा क्या जो प्रेपोजिशन का काम करेगा? ये तो ये फॉर हो गया आपका प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो नाउन आया, ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री। ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, ही प्रोनाउन है, ट्रैवल्ड वर्ब है, और कंट्री क्या है? कंट्री नाउन है, और ये क्या है? आर्टिकल है। अब देखो, अक्रॉस, वो पूरे कंट्री में ट्रैवल किया। ये जो पूरे कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा उसने ट्रैवल किया। ये अक्रॉस क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि कोई भी वर्ड जगह बताए, या तो वो प्रेपोजिशन होगा या तो वो एडवर्ब होगा। जगह बताने वाला वर्ड कभी भी नाउन प्रोनाउन नहीं होता, या तो प्रेपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा। उसी तरह किसी वर्ड से अगर टाइम का पता चले, तो वो टाइम बताने वाले वर्ड या तो प्रेपोजिशन होता है या तो एडवर्ब होगा। अब देखो, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो प्लेस बता रहा है, इसका मतलब है या तो प्रेपोजिशन होगा या तो एडवर्ब होगा। लेकिन एडवर्ब नहीं होगा ना, क्योंकि एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन प्रेपोजिशन के बाद तो एक ऑब्जेक्ट आता है ना, नाउन के रूप में। तो ये प्रेपोजिशन। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ऑन भी जगह बता रहा है, ऑन भी जगह बता रहा है, और ये प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है नाउन के रूप में। ओके, तो ये जगह बता रहा है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। एंड इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, अक्रॉस के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आया है नाउन के रूप में। टेबल भी नाउन है, द लगा। ओके, वेरी गुड रूही, सब आपने भी फटाफट सब बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड द होटल देयर आर 2 बार्स, होटल के बाहर 2 बार्स थे। तो ये कौन सा लग रहा है? देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है ना कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से ही शुरू हो, उसके बाद वर्ब आए, उसके बाद वर्ब आए। कभी कभी हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो जा सकता है। जैसे लिखा मैंने, एट द
एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह के समय, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी द प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाक्य के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट ही आए, वाक्य हमारा ऑब्जेक्ट से भी आ सकता है। तो ये जो है ना, ये जो एट है, एट तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है नाउन के रूप में। तो टाइम यहाँ पे नाउन है। अगेन यहाँ पे देखो ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन किसके लिए लगा है? ओपनिंग सेरेमनी के लिए, नाउन। तो यहाँ शुरू में ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट कौन है? जब भी आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना हो ना, तो आप अपना वर्ब देखो, वर्ब पे नजर डालोगे ना तो पता चल जाएगा सब्जेक्ट कौन है। हमारा ये जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है? हमारा जो वर्ब है ये टाइम के लिए थोड़ी लगा है, टाइम प्रेजेंट थोड़ी थे, ओपनिंग सेरेमनी प्रेजेंट थोड़ी थे, प्रेजेंट तो प्रेसिडेंट थे। तो इसका मतलब इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारे प्रेसिडेंट है, उन्हीं के लिए ये वर्ब लगा है, बाकी तो ऑब्जेक्ट था। तो आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर दो बार्स थे। अब होटल के बाहर आउटसाइड क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, और जगह बताने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होगा या तो प्रेपोजिशन होगा। अब देखो क्या होगा, बाद में एक नाउन आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, मतलब प्रेपोजिशन का एक नाउन आ रहा है, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। और जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो वो एडवर्ब तो नहीं होगा, वो प्रेपोजिशन होगा। ओके अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, देखो अगर सेंटेंस ऐसा रहता, मैंने लिखा ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया, और फिर मैंने लिखा ही वेंट आउटसाइड द रूम, वो बाहर गया और वो रूम के बाहर गया। अब देखो दोनों जगह आउटसाइड लगा है, दोनों जगह आउटसाइड लगा है, और जगह बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होता है और जगह बताने वाला वर्ड या तो प्रेपोजिशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, रूम। कहाँ, किसके बाहर गया? रूम के। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है ना, प्रेपोजिशन है, मतलब एडवर्ब है, सॉरी। देर वर्ब नहीं होता है, देर कहाँ से वर्ब हो गया? आगे मैं पढ़ाऊंगी, हम देर से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सब चीज अभी थोड़ी पढ़ लोगे, आप ये मत सोचो ना कि एक ही क्लास में सब चीज पढ़ लेना, ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे, आप टेंशन मत लो, ये सब को डिटेल में करने वाले हैं। ये देर क्या होता है, ये वाला देर क्या होता है, अब डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब सब चैप्टर्स अलग अलग करेंगे हम। What are you, हाँ अब आपके दिमाग में आएगा What are you looking at, आप किस ओर देख रहे हो? लास्ट वाला सेंटेंस में सपोज, लास्ट वाले सेंटेंस में ना इसको अंडरलाइन कर देते, सपोज। यही तो ब्यूटी है इंग्लिश की। और बताओ कि ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है या ये एडवर्ब? सपोज 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 मैंने लिखा होता, किसी से पूछा जा रहा है कि तुम किस ओर देख रहे हो, तो मैंने बोला आई एम लुकिंग एट यू। क्वेश्चन पूछा गया कि तुम किसको देख रहे हो, और आंसर में आया कि मैं तुमको देख रहा हूं। तो यहाँ पे जो एट है ना, यहाँ पे जो एट है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है प्रोनाउन के रूप में, तो ये तो प्रेपोजिशन है। अब कई बच्चों को लगेगा ना कि मैम इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है, बट है ये भी प्रेपोजिशन, है ये भी प्रेपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम किस ओर देख रहे हो, आंसर में आ रहा है कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं, मैं तुमको देख रहा हूं, तो आंसर में इसने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब मुझे बताओ कि आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अंडरस्टूड है ना कि आप किसी और, किसी को देख रहे होगे। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, एट वॉट, ये वॉट, और वॉट का जवाब देने वाला वर्ड भी नाउन प्रोनाउन होता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा और यहाँ आंसर के रूप में एक प्रोनाउन आया, वॉट है, वॉट इसका ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, वॉट इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अगर यही सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती ना, तब आपको दिक्कत नहीं होती। एट वॉट
एट व्हाट आर यू लुकिंग। ये हमारा जो सेंटेंस है ना, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होता क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड भी, व्हाट का, हु का, होम का जवाब देने वाला वर्ड भी नाउन या प्रोनाउन होता। तो इसमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ एट के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है और आपको बोल देना है, अगर आपको आंसर देना है ना कि एट व्हाट आर यू लुकिंग, इसमें तो क्वेश्चन पूछा है इसलिए उस चीज का जिक्र नहीं किया है कि क्या देख रहे हो। तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, आई एम लुकिंग एट राम, या मैं लिख सकती हूँ आई एम लुकिंग एट यू। यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है ना कि तुम किस ओर देख रहे हो, किस ओर देख रहे हो, तो आंसर में बोलोगे कि मैं राम की तरफ देख रहा हूं। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन डाल दिया और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन डाल दिया, बट है ये ऑब्जेक्ट मतलब प्रेपोजिशन ही है, ये प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तब आंसर देने वाला देगा कि क्या किसकी तरफ देख रहे हैं। ओके ये वाला ना सुनील, आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया है तो बच्चों को लिखने में दिक्कत हो सकती थी, इतना ज्यादा क्वेश्चंस था उसमें कि आप फटाफट नहीं लिख सकते हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पीडीएफ मिलेगा, आप टेंशन मत लेना, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स था, लेकिन बाकी सारा कंजंक्शन वगैरह में नहीं मिलेगा। बाबा रुको, बोल देती हूँ नहीं तो फिर मुझे टॉर्चर करोगे। विकास, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच का वो है ना, जो हमने एकदम फ्रेश बनाया है एग्जाम्पल के साथ, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, पुराना वाला नहीं, फ्रेश वाला, हाँ, तो उसका पीडीएफ बना के इनको बैच में डाल देना। बस मैंने बोला सिर्फ इसी का मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल था, उन लोग को लिखने में दिक्कत हो रही। अच्छा, आप ये नोट्स का बोल रहे हो? हाँ, ठीक है। कंजंक्शन वगैरह का नहीं, कंजंक्शन का तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी तो उसमें तो बच्चे अपने से लिखेंगे। ठीक है। जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहले बैचेस में जाता था वो नहीं, ठीक है, इसका डाल दूंगा, न्यू वाला जो, न्यू वाला, हाँ, उसको पीडीएफ में करके इन लोग को दे दो, नहीं तो ये सोने नहीं देंगे मुझे आज। ठीक है, ठीक है। फिर तो बात सबका मांगेगा। नहीं, सबका नहीं मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा क्योंकि सब में इतना एग्जाम्पल्स सबका नहीं मिलेगा। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में ना बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो कि ये सब एग्जाम्पल में आपको फटाफट नोट करने में दिक्कत हो रही है, और मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी ना, गाइस कम ऑन गाइस, ये पहला क्वेश्चन है और मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगी और हमारे गाइस लोग रेड ब्लू ग्रीन पेन से ये सब लिख रहे हैं, फिर मैं आऊंगी गाइस कम ऑन, तो इतना टाइम ले लेके मैं नहीं करूंगी ना। इसीलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का नया पीडीएफ बना है, पार्ट ऑफ स्पीच का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, बट नोट्स वगैरह लिखना, बट कंजंक्शन वगैरह का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि कंजंक्शन वगैरह में ना मुझे बहुत लिख के समझाना है, ठीक है। कंजंक्शन चैप्टर वगैरह में आपको अपना नोट्स खुद बनाना है, सिर्फ क्लियर कर दे रही हूँ, इसी का पीडीएफ मिलेगा क्योंकि बाकी का कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब एकदम कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा लिख के समझाना है और आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ में इतना लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। और जो एनोटेशंस करते हो ना, उसमें भी मैं कितना लिखती हूँ कितना हटाती हूँ, तो वो सब एनोटेशंस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला मैं आपको दे दूंगी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिखने का है। टॉर्चर कर दिया है भाई, मतलब क्या शॉर्टकट का करते हो। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग जो मुझसे पहले पढ़े हैं, मैं चाहती ना, आप देखते हो मैं कितना बोर्ड पे लिखती हूँ, जब भी मैं आपको कोई चैप्टर वगैरह पढ़ाती हूँ ना तो स्लाइड में पहले से लिखा हुआ होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ ना कि नहीं मैं ब्लैंक लाइट, अब जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है मैं क्या करती हूँ ना कि लिखा हुआ रहता है, पीडीएफ में लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं इसमें से नहीं, मैं ब्लैंक स्लाइड लेके अच्छे से समझाऊंगी।
तो मैं क्या करती हूँ ना ऑफलाइन क्लासेस की तरह, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो मुझे वही लगता है ना कि जब मेरे पास ब्लैंक स्लाइड मिल जाता है ना, तो मेरे पास बहुत सारा चीज समझाने के लिए होता है, तो मैं स्लाइड देख देख के नहीं पढ़ाती हूँ, बस स्लाइड एक ले आती हूँ कि ये रूल आपको पढ़ना है और फिर ब्लैंक में लिखती हूँ। तो जब मैं इतना लिख लिख के पढ़ाती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं लिखोगे, आपको भी लिखना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हाँ, सब लिखना है, भगवान हाथ इसीलिए दिया है ना लिखने के लिए। अब मुझे चलो, अब बता दिया मैंने, अब मुझे जल्दी से बताओ, पुट द फोर्क, ये फोर्क और कांटा और चम्मच नाइफ को कटलेरी बॉक्स में रख दो। तो पता ही है कि क्या है, डिटरमिनर थोड़ी होगा, डिटरमिनर तो एडजेक्टिव का हिस्सा है, कंजंक्शन थोड़ी है, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, जोड़ भी नहीं रहा है, और वर्ब तो ये है नहीं, ओके वर्ब तो पुट है, तो बचा क्या, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कटलेरी बॉक्स उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है ना। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज प्रीसीडिंग ओवर द मीटिंग, जो प्रिंसिपल है वो मीटिंग का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन सा ये आपको कहीं से वर्ब लग रहा है, हमारा वर्ब ये है, इज प्रीसीडिंग, दो वर्ब है, इज ऑक्सिलरी है और ये मेन है, तो वर्ब तो ये है नहीं। नाउन तो हमारे प्रिंसिपल नाउन है, और यहाँ पे मीटिंग भी नाउन है, नाउन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो एडजेक्टिव भी नहीं है, यह है प्रेपोजिशन। खैर जगह का सेंस तो यहाँ पे नहीं है ना। हाँ, ओवर के बाद ऑब्जेक्ट आर, स्मार्ट हो सब लोग। ऑल द पिलग्रिम, सारे तीर्थ यात्रियों ने बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे रेस्ट किया। प्रेपोजिशन तो आपने पढ़ा भी पढ़ा है, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, फॉर, सिंस, टुवर्ड्स, अक्रॉस, ये भी प्रेपोजिशन है। ये वर्ब तो ये है, ये वर्ब है। पिलग्रिम्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, तो वर्ब तो ये है। प्लेस वैल्यू कोई पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ी होता है प्लेस वैल्यू, एडवर्ब है नहीं, तो ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद अंडर प्रेपोजिशन है, जगह बता रहा है ना, अंडर द ट्री, बैनियन ट्री, जगह बताने वाले वर्ड्स या तो प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन के बाद एक बैनियन ट्री ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रेपोजिशन। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल, वाइल भी नाउन है, अ लगा है ना, अ लगा है। कोई भी स्टूडेंट अब पार्ट ऑफ स्पीच में कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैम मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत होती है, डिटेल में पढ़ चुके हो। द प्रीचर सेड, कोई भी, ये ऑल पावरफुल किसके लिए है, देखो अब तो ये बोलेंगे मैम पावरफुल तो शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, पावरफुल तो शक्तिशाली है, और शक्तिशाली तो किसी की विशेषता बता रहा है, शक्तिशाली तो एडजेक्टिव है। जैसे आप बोलोगे मैम पुअर भी गरीब है, पुअर भी एडजेक्टिव है, रिच, रिच भी तो एडजेक्टिव होता है, बट कभी कभी हम एडजेक्टिव से भी नाउन बनाते हैं। अगर पुअर में द पुअर लगा दिया ना, द पुअर का मतलब है दुनिया के सारे गरीब, अब ये नाउन बन गया। अकेला पुअर, अकेला रिच एडजेक्टिव है, इसमें द रिच लगा दिया, दुनिया के सारे अमीर लोग, अब ये नाउन बन गया। तो ये जो द पावरफुल है ना, द ऑल पावरफुल किसके लिए है, ये द ऑल पावरफुल लगा है भगवान के लिए, कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे द पावरफुल जो है नाउन की तरह है, ठीक है, द पावरफुल भगवान के लिए नाउन है, और नाउन के साथ एडजेक्टिव नहीं चाहिए ना, नाउन के साथ क्या चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है और इसी का ऑब्जेक्ट ये, ओके। बैनियन ट्री वाला फिर से बताइए, अंडर, अंडर अ बैनियन ट्री, ये बैनियन ट्री बरगद का पेड़, ये बैनियन ट्री है ना, ये नाउन है, और नाउन के साथ एक ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना नाउन के रूप में, जगह बता रहा है। He has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002.
2002 से काम कर रहा है, तो यहाँ का सिंस क्या बता रहा है? 2002 से बात कर रहा है। टाइम बताने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। चलो बताओ क्या है ये? क्या है, जल्दी से बताओ। क्या आउटपुट आउटपुट कुछ पूछ रहे हो? आउटपुट कहाँ कुछ पूछ रहे थे? आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, 2002 ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो प्रेपोजिशन कहाँ पे था आउटपुट? वैसे आउटपुट नाउन होता है, द आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देख रही थी मैं, द आउटपुट का मतलब होता है आपने कितना आउटपुट दिया, आपने कितना रिजल्ट दिया, नाउन होता है। नेक्स्ट, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त। मैं तुमसे अगस्त के तीसरे हफ्ते में मिलूंगा। तो ये टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं। तो एडवर्ब तो है नहीं, प्रेपोजिशन है, और साथ में एक ऑब्जेक्ट है ना, ये 3rd वीक, वीक ऑब्जेक्ट है, 3rd उसका एडजेक्टिव है। कौन सा वीक? 3rd वीक। नेक्स्ट वाला, इसका शीट मिल जाएगा। द चिल्ड्रेन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। बच्चे जंगल में वॉक कर रहे थे, तो ये जगह बता रहा है। ओके, थ्रू द फॉरेस्ट जगह बता रहा है, और जगह बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होगा या तो प्रेपोजिशन होगा। तो यहाँ भी एडवर्ब है और प्रेपोजिशन है, ये दोनों तो है नहीं, क्योंकि वर्ब तो हमारा ये है, ये ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया, ये मेन वर्ब। वर्ब तो ये है नहीं, एडजेक्टिव भी है नहीं। अब बताओ कि क्या है, क्या है ये? आदित्य द्विवेदी यूट्यूब से, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? इतना पढ़ा, मैं सब पढ़ा दूंगी, उसके बाद में वो भी बताऊंगी ना बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा। कंफ्यूजन एरियाज भी हम लोग डील करेंगे, टेंशन ना लो, बस लास्ट तक रहो। अरे 2002 किसी साल का नाम है, प्रोनाउन थोड़ी होगा, नाउन होगा। हाँ, तो फॉरेस्ट उसका ऑब्जेक्ट है ना, थ्रू प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन तो बना लोगे। अब आ जाओ कंजंक्शन। अब मुझे बोलोगे मैम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे कि मैम ये रिलेटिंग वर्ड्स क्या है, इसको डिटेल में पढ़ाइए। जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तब पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन का काम होता है संबंध बताना, और प्रेपोजिशन के अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है नाउन प्रोनाउन के रूप में। और कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है? कंजंक्शन का काम होता है वाक्य को जोड़ने का काम। तो चलो अब कंजंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। ओके, कंजंक्शंस आर, व्हाट आर, कोई पूछे कि व्हाट आर कंजंक्शंस, तो कंजंक्शंस ज्वाइन करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कंजंक्शंस ज्वाइन करता है, तो कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है? तो कंजंक्शन जो है ये शब्दों को भी ज्वाइन कर सकता है, ये फ्रेज को भी ज्वाइन कर सकता है, ये क्लॉज को भी ज्वाइन कर सकता है, और ये सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? कंजंक्शन किसको ज्वाइन करता है? कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, ठीक है? तो कंजंक्शन किसको जोड़ता है? कंजंक्शन जोड़ता है वर्ड को वर्ड से, शब्द को शब्द से। कंजंक्शन जोड़ता है फ्रेज को फ्रेज से। कंजंक्शन जोड़ता है क्लॉज को क्लॉज से, और वाक्य को वाक्य से। अब आपके दिमाग में एक भयानक कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये सब है क्या? इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, खास करके हमारे, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जब मैं कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो ये सब यूज करूंगी। देखो ये फ्रेज है, देखो ये क्लॉज है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज क्लॉज होता क्या है। और खासकर हमारे टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी पूछते हैं कि बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, मतलब प्रेपोजिशन क्लॉज है। तो इसको डिटेल में पहले मैं पढ़ाती हूँ,
क्योंकि ऐसे मैं बता दूंगी ना कि कंजंक्शन का काम होता है वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को जोड़ना, तो आपको पता होना चाहिए ना। खैर वर्ड तो आपको पता है, शब्द तो आपको पता है, हाँ टीजीटी पीजीटी का सब पढ़ाऊंगी, ठीक है, सब पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं फ्रेज क्लॉज, आप ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ कि हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है, लिखना है, पता नहीं क्यों नहीं लिखना चाहते हो आप लोग। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी ना, आप बोलोगे कि मैम कंजंक्शन तो फ्रेज को जोड़ता है, कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ता है, और कंजंक्शन सेंटेंस को भी जोड़ता है, वाक्य को भी। आखिर ये सब है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ये सब एग्जैक्टली होता क्या है। ओके ये है फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस, ठीक है। ये जो होता है, अगर हिंदी देखा जाए वैसे हिंदी से कुछ नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य के अंश को ही। क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, और सेंटेंस होता है वाक्य। कुछ इससे समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अगर मैं, जैसे आप लोग हिंदी हिंदी बोलते हो, अगर हिंदी भी कर दूंगी तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। कि इन हिंदी फ्रेज इज नोन एज वाक्यांश, क्लॉज इज नोन एज उपवाक्य, और सेंटेंस इज नोन एज वाक्य। हिंदी से कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ओके एग्जैक्टली फ्रेज क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस बताती हूँ कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। फ्रेज जो होता है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं। एक शब्द है ना, उसको हम फ्रेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक शब्द को हम फ्रेज नहीं बोलेंगे। फ्रेज होने के लिए उसको दो या दो से अधिक शब्द चाहिए। जैसे मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, और बोलूंगी कि ये क्या है, पूरा बताओ कि ये क्या है, तो इसको मैं वर्ड नहीं बोलूंगी। अकेला इन वर्ड है, एक वर्ड है, अकेला द एक वर्ड है, अकेला मॉर्निंग एक वर्ड है, बट इन द मॉर्निंग क्या है, इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज दो वर्ड का भी हो सकता है या दो से ज्यादा का भी हो सकता है, बट एक वर्ड का नहीं होता है। तो कोई पूछे कि फ्रेज क्या है, तो फ्रेज इज अ शब्दों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज। अब फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, इट डजंट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। फ्रेज का कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। जैसे एक वाक्य मीनिंगफुल सेंस देता है ना, फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्यों क्यों नहीं देता है, क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, इट डजंट हैव। क्योंकि किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसमें एक कर्ता और एक क्रिया का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। ओके सब्जेक्ट और वर्ब मिलके तो सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंस देता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट ना भी आए फिर भी सेंटेंस का सेंस मीनिंगफुल जा सकता है। ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि फ्रेज क्या होता है, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं देता है, क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को जाके बोलूं इन द मॉर्निंग, ओके किसी से जाके बोल रही हूं ना इन द मॉर्निंग, या किसी व्यक्ति को बोल दिया एट ऑफिस, तो लगेगा ना कि ये क्या, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। किसी को जाके बोलोगे ऑफिस में, किसी को जाके बोलोगे सुबह में, तो लग रहा है ना अधूरा सा। क्योंकि इसके पास इन द मॉर्निंग 3 वर्ड का है, शब्दों का समूह है, ये एक फ्रेज है, और ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। इसको मीनिंगफुल सेंस देने के लिए, इसको मीनिंगफुल सेंस के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना। अभी तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, इसको एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना। जैसे मैंने लिखा आई विल कम इन द मॉर्निंग, अब ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। अकेला ये फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब था ही नहीं। या ही वॉज एट ऑफिस, देखो अब इसमें मैंने क्या लगा दिया, अब इसमें मैंने सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब लगा दिया, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो अब इस सेंटेंस पूरा मतलब अब मीनिंगफुल सेंस हो गया।
यहाँ भी सब्जेक्ट लगा दिया और यहाँ भी वर्ब लगा दिया, तो एक मीनिंगफुल सेंस हो गया। तो फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, ठीक है। फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्यों? और इसमें फ्रेज कौन है? ये फ्रेज नहीं है, इसको फ्रेज नहीं मान सकते हो, क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है। सेंटेंस का ये पार्ट, ये जो एक वाक्य होता है ना, एक पूरा वाक्य जो होता है कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप से, वो क्या से बनता है? फ्रेज और क्लॉज से बनता है। ओके, फ्रेज और क्लॉज, वाक्यांश और उपवाक्य ही मिलके पूरे वाक्य को बनाता है। तो फ्रेज अभी अभी बता रही हूँ और भी कि क्लॉज क्या होता है। तो फ्रेज शब्दों के समूह को बोलते हैं। और फ्रेज का मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि मैम कंजंक्शन का काम होता है ना फ्रेज को जोड़ना, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है। मैंने ऐसा लिखा, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। ये कौन सा फ्रेज लग रहा है आपको? इस वाक्य में कौन सा फ्रेज लग रहा है? चलो बताना, कौन सा आपको फ्रेज लग रहा है? आई विल, इतना पीटूंगी ना जो आई विल मीट यू बोल रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके, और ये तो ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके फ्रेज थोड़ी बनाता है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब थोड़ी होता है। कौन सा फ्रेज लग रहा है? यस, ये फ्रेज है, एट ऑफिस। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है ना, और फ्रेज इसलिए क्योंकि दो वर्ड का है। अकेला एट ऑफिस नहीं है, अकेला एट प्रेपोजिशन है, और अकेला ऑफिस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन है और ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता। एट ऑफिस एक फ्रेज है और एट होम भी एक फ्रेज है। और इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? मैं तुम्हें मिलूंगा या तो ऑफिस में या तो घर में। तो ये जो या वर्ड है ये कंजंक्शन। तो सबसे पहले कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन सिर्फ वर्ड को ही नहीं जोड़ता। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा राम एंड मोहन। मैंने क्या बोला? कंजंक्शन का काम क्या होता है? वर्ड को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना, क्लॉज को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना। राम एंड मोहन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कौन, ये राम एक राम फ्रेज नहीं है, क्योंकि फ्रेज होने के लिए या तो दो वर्ड चाहिए या दो से ज्यादा वर्ड चाहिए। राम एक वर्ड का है और मोहन एक वर्ड का है, और राम और मोहन दोनों प्रेजेंट थे। तो ये दोनों वर्ड को कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड कंजंक्शन। तो कहने का मतलब है कि कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है, ठीक है। कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ सकता है। और बता ही दिया कि फ्रेज क्या होता है। अब चलते हैं क्लॉज क्या होता है। इसको और भी फ्रेज क्लॉज को थोड़ा डिटेल में करेंगे जब कंजंक्शन करेंगे, ओके। हो गया, शब्दों को भी जोड़ रहा है, फ्रेज को भी जोड़ रहा है। फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब किसी हाल में नहीं होता है। ये जो फ्रेज है ना, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब होते ही नहीं है। जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। नो मीनिंगफुल सेंस, ये मीनिंगफुल सेंस देता ही नहीं। अब आप बोलोगे कि मैम क्लॉज क्या होता है? क्लॉज उपवाक्य, वाक्य के छोटे हिस्से को ही उपवाक्य बोलते हैं, जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है। लेकिन फ्रेज भी वाक्य का ही एक हिस्सा है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। अब ये सेंटेंस देखना, ये, हाँ, आप बोलोगे मैम क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के पास, फ्रेज के पास तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, ओके। तो अगर क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता होगा
तो क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता होगा, मीनिंगफुल सेंस देता होगा। ये दिमाग में आएगा ना कि फ्रेज के पास तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, बट क्लॉज के पास तो सब्जेक्ट वर्ब होता होगा, तो इसका मतलब है कि क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है। यस, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी नो मीनिंगफुल सेंस देता है, कभी कभी मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे पता चलेगा भाई, ये तो जब इसके पास सब्जेक्ट वर्ब है तो इसको मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी वाक्य को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसके पास सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया नो मीनिंगफुल सेंस, जब वाक्य में इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। मैं बता रही हूँ इंडिपेंडेंट, ये सब छोटा छोटा चीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है जब आप टेंस चैप्टर पढ़ोगे, जब आप कंजंक्शन चैप्टर पढ़ोगे, टेंस चैप्टर पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, तो ये छोटे छोटा मैं याद दिलाऊंगी कि मैंने शुरू के क्लासेस में ये पढ़ा दिया है। तो जब भी इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, जो क्लॉज आजाद है उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस देगा। लेकिन जो डिपेंडेंट है, जो क्लॉज डिपेंडेंट है, दूसरे पे आश्रित है, वो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा ना, उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब आपके दिमाग में अगेन क्वेश्चन आएगा कि मैम ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास भी, इंडिपेंडेंट क्लॉज के, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है और डिपेंडेंट क्लॉज के पास भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी ना ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब है, मीनिंगफुल सेंस देता है। अब मैं डिफरेंस बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इतना दूर पहले आप लिख लीजिए। क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, क्या होता है? जैसे लिखा मैंने, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। इस सेंटेंस में फ्रेज नहीं है, कहीं भी इस वाक्य में फ्रेज नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो ये एक फुल स्टॉप लगा दिया, ये क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एक वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है, सेंटेंस। आपने पढ़ा है ना व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words which convey a meaningful sense. और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब फुल स्टॉप आ गया तो ये पूरा एक वाक्य हो गया। अब ये एक वाक्य क्या से बनता है? एक जो सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज होता है और एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज होता है, ठीक है। कभी कभी एक वाक्य में क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज दोनों हो सकता है, बट कभी कभी एक वाक्य में सिर्फ क्लॉज से बनेगा, फ्रेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस आ गया। अब देखो ये सेंटेंस, ये एक वाक्य है, और ये वाक्य दो उपवाक्य से बना है। उपवाक्य मतलब क्लॉज। ये सेंटेंस देखना, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, फ्रेज मत बोलना, फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, और ये विल गो वर्ब, और ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। तो क्लॉज होता है उपवाक्य, वाक्य के छोटे हिस्से को ही उपवाक्य बोलते हैं। इस वाक्य में दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज ने मिलकर एक पूरा वाक्य बनाया। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? पहला वाला। अच्छा, मैं इतना दूर अगर लिख के छोड़ती हूँ, अगर इतना दूर लिख के छोड़ती हूँ, इफ ही कम्स, क्या ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? कुछ अधूरा सा लग रहा है ना। इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो, इतना बोल के छोड़ देती हूँ तो लगेगा यार ये तो अधूरा है, आगे कुछ बोलिए। क्या, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगर वो आता है, ये अगर वर्ड वाला क्लॉज है, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, इसको दूसरे वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ रही है मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। तो ये आश्रित है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ये डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट। बट अगर मैं इतना बोलूं आई विल गो, तो ये तो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है ना। आई विल गो का मतलब है मैं जाऊंगा, ये तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। तो ये कौन सा सेंस है? ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। तो ये जो वाक्य है ना, ये जो वाक्य है दो क्लॉज से बना है, एक डिपेंडेंट से और एक इंडिपेंडेंट से। तो वही मैंने बोला कि देखो ये तो क्लॉज है और यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब है, और जब सब्जेक्ट वर्ब होगा तो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए ना, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है उसके पास सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, और ये तो इंडिपेंडेंट है, ये दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सा कंजंक्शन लग रहा है, ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? इफ जोड़ रहा है, हाँ, अगर वो आता है मैं जोड़ जाऊंगा इफ। तो इफ क्या हो गया? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमारा क्लॉज को भी जोड़ सकता है, ठीक है। पहला वाला में कंजंक्शन से मैंने राम और मोहन शब्द को जोड़ा, फिर दूसरे वाले में मैंने क्लॉज को जोड़ा। तो कंजंक्शन दो क्लॉज को भी जोड़ सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो एक और सेंटेंस दे रही हूं। He said that he would come, उसने कहा था कि वो आएगा, और ये की से वाक्य जुड़ रहा है, और यहाँ पे दैट कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन है तो किसको जोड़ रहा है? ये किसको जोड़ रहा है? ये सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, इतना। फिर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। अब बताओ कि दोनों क्लॉज क्या है? अगर ही सेड मैं बोलूंगा तो ये भी सही है ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। मैंने बोला, अगर मैं बोलूंगी कि तुमने उसने तुमसे कहा था, बोलोगे यस मैम उसने मुझसे कहा था, ही सेड, ठीक है, उसने कहा था, तो ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट। और ही वुड कम, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट। तो कभी कभी जो हमारा कंजंक्शन होता है ना, दो इंडिपेंडेंट को भी जोड़ सकता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को भी जोड़ेगा। कहीं से कंजंक्शन दो डिपेंडेंट को नहीं जोड़ेगा। अगर वाक्य में दो डिपेंडेंट वाला क्लॉज आ गया तो मीनिंगफुल सेंस निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कंजंक्शन क्या कर रहा है? ये कंजंक्शन है, ये दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, और यहाँ पे जो इफ कंजंक्शन था ना, उसने एक डिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट से जोड़ा, ठीक है। आगे बढ़े। जिसको वो कैब नहीं याद होती है वो समंदर मंथन का बैच करेंगे, आपको वो कैब पढ़ने के बाद आप एक डिक्शनरी बन के निकलोगे। ओके, अब आ जाओ। तो यही चीज, ये कहानी मुझे पूरा बताना था। सेंटेंस कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉज को भी। फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब आपको कंजंक्शन स्टार्ट करूंगी ना, वहां डिटेल में पढ़ाऊंगी। चलो मेरे को बता दो कि इस वाक्य में कौन सा कंजंक्शन दिख रहा है आपको, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है ना जो जोड़ रहा है। और या तो मैं मूवी देखने जाऊंगा या तो मैं डिनर पे जाऊंगा, तो ये कंजंक्शन है। ये जो और होता है, एंड होता है, बहुत सारा चीज है, इफ होता है, अनटिल अनलेस सब कराऊंगी, सारा कंजंक्शन है। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। वी डिसाइडेड टू कैंसल द इवेंट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेविली। हमने डिसाइड किया कि हम इवेंट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि बारिश हो रही थी। कौन सा कंजंक्शन लग रहा है? बिकॉज किसको जोड़ रहा है? ये देखो, वी डिसाइडेड सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। इट हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है,
और ये है वर्ब, सब्जेक्ट और एक ऑक्सिलरी और एक मान है वर्ब, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि बिकॉज एक ऐसा कंजंक्शन है जो कारण बताता है, कारण बताने वाला कंजंक्शन, टाइम बताने मतलब टाइम नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला कंजंक्शन, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो बारिश हो रही थी, ये कंजंक्शन। अब द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हमने जल्दी स्टार्ट किया फिर भी हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया क्लॉज। अगेन ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब आ गया क्लॉज, और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? बट। तो यहाँ पे बट कंजंक्शन हो, बट कंजंक्शन। Okay, he started early but he could not reach them. तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, किसको? वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से। नेक्स्ट, हाँ चलो जल्दी से बताओ, यही सब चीज। सेंटेंस कहाँ है? सेंटेंस ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंटेंस है। फुल स्टॉप तक सेंटेंस मानते हैं, फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस होता है। चलो अब यहाँ पे आपको बताना, ध्यान से सुनना, ये जो आफ्टर होता है ये वाक्य में प्रेपोजिशन भी होता है और ये वाक्य में कंजंक्शन भी होता है। ओके, वाक्य में प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। तो आप मुझे बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे? ओके, और कभी भी रटना नहीं है, एक वर्ड को रट नहीं लेना है कि मैम ये प्रेपोजिशन है ये कंजंक्शन है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपसे पूछे ना कि आफ्टर क्या है, तो आप बोलोगे कि आफ्टर तो प्रेपोजिशन होता है, बोलेगा नहीं नहीं कंजंक्शन होता है। तो आपको बोलना है ना कि सेंटेंस बनाओ तब मैं बताऊंगा। से लिखा मैंने, ही रैन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ रहा था, और ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, मेरे जाने के बाद वो आया। और याद रखना कि प्रेपोजिशन के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आए, प्रेपोजिशन के बाद कभी आई नहीं आएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मी आएगा, क्योंकि आई तो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और मी तो ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद कभी ही नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद हिम आए। तो अब दोनों सेंटेंस देखना जरा, सेंटेंस जरा देख लेना। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर हम आफ्टर को कंजंक्शन आफ्टर के बाद ना मी आया, लेकिन मी क्या है? आई हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे लिखा मैंने आई टोल्ड यू, और फिर लिखा यू टोल्ड मी। तो इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है, कभी भी मी टोल्ड नहीं करेंगे, आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप बोलोगे मैम इसको प्रेपोजिशन मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आई नहीं आता है, आई तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। आफ्टर आई नहीं होगा, आफ्टर मी होना चाहिए, तो ये तो प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है भाई? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, कभी भी फ्रेज को क्लॉज से नहीं जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस। तो यहाँ क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है ना, तो कंजंक्शन होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया होता तो ये प्रेपोजिशन होता। और सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, बट आई तो सब्जेक्ट है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन, ओके, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई। क्या है विनर इन द टाई? क्या? अच्छा, विनर इन द टाई, जो मुकाबला टाई हो गया।
as he because he had hit the number of 4s and 6s. No doubt दोनों टीम में टाई हो गया. ओके तो फिर भी रवि को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये तो कर ही लोगे. इंटरजेक्शन थोड़ी होगा, अभी मैं इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगी. इंटरजेक्शन तो ये वाला होता है, ओ आ आउच हुर्रे वाला, तो ये तो है. पता नहीं कॉज क्या लगा दिया है. एडवर्ब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है. और यहाँ भी रवि सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट मिलकर कंजंक्शन. कंजंक्शन. जैस्मीन्स एंड रोजेस, ये तो इजी है. एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है तो कंजंक्शन. I didn't tell him anything except that I needed the money. चलो बताओ. अब मैंने लिखा एवरीबडी, क्योंकि बच्चे हमारे बोलेंगे मैम हमने तो पढ़ा है कि एक्सेप्ट प्रेपोजिशन भी होता है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन भी होता है, एक्सेप्ट कंजंक्शन भी होता है. सेंटेंस देख के डिसाइड करना होगा. अभी सीडीएस का एग्जाम आ रहा है, तो सीडीएस वाले बच्चे अगर इस बैच को अच्छे से देख लेंगे तो आपका 10 मार्क्स तो पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं नहीं जाने वाला है. मैंने लिखा एवरीबडी, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट मी. मेरे को छोड़ के सब लोग प्रेजेंट था. तो बताओ कि यहाँ का एक्सेप्ट क्या है? मी लगा है ना, और मी तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है. बट ऊपर वाला में आप एग्जाम में प्रेपोजिशन टिक करके आ सकते हो, और गलत है, क्योंकि अगर ये प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद मी लगता ना, बट आई लगा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है. एक्सेप्ट दैट ये कंजंक्शन है. आप बोलोगे मैम कैसे पता चला कंजंक्शन है? जोड़ रहा है ना, आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है. यहाँ भी आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके दोनों क्लॉज बना रहा है, उसको कंजंक्शन जोड़. शी स्पोक टू मी सिंस ही हैज बीन इन टाउन. हाँ, सिंस ही, जब से वो टाउन में है ना, उसने बस मेरे से एक ही बार बात किया. ये सिंस भी बड़ा अच्छा है, ये सिंस, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन चैप्टर में. ये सिंस एंड फॉर, ये प्रेपोजिशन भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है. कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे. लिखा मैंने ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मॉर्निंग. फिर मैंने लिखा he has been absent since I left. जब से मैं वहां से निकला हूं ना, तब से वो एब्सेंट है. तो कैसे? यहाँ भी सिंस है और यहाँ भी सिंस. यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन होता, सिंस अगर प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता ना, ऑब्जेक्ट आता. बट आई तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन है, कंजंक्शन है. कैसे पता चला कि कंजंक्शन है? ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज. यहाँ भी आई सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये सिंस जोड़ा, सिंस कंजंक्शन है. बट यहाँ तो सिंस के बाद मॉर्निंग आ गया एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है. यहाँ के सेंस भी देखो, प्रेपोजिशन होता तो हिम आता ना, बट यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजंक्शन. कंजंक्शन. भाई हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स बताएंगे, सिर्फ अपना स्कोर ही भेज रहे हैं कि मैम, अजय भेज रहे हैं मैम आई गॉट 35 आउट ऑफ 35 इन मेंस. वेरी गुड. यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स बता देंगे. हालचाल ठीक है ना? लास्ट डेमो है, कल नहीं वेट करना है. कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, रिवाइज करना होगा. ऐसे ऐसे बातें बोलोगे तो इतना बड़ा एग्जाम कहाँ से निकलेगा आपका? कैसे एग्जाम निकलेगा भाई इतना, अगर ऐसी ऐसी बातें करोगे कि हम भूल जाते हैं? बच्चों वाली बात नहीं करनी. ऑल गुड है ना?
ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग आज बहुत ज्यादा खर्च हो गया है? एक स्टूडेंट का कहना है, अब तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच में एक्सपर्ट हो गए हो। एक स्टूडेंट का कहना है कि मैम ये बताइए कि ये वंस क्या है। चलो मुझे बताओ कि ये वंस क्या है। ये वंस किसकी विशेषता बता रहा है? अरे मेरे को तो पढ़ाने का इतना शौक है कि आप बोलोगे तो मैं 2-3 घंटा भी पढ़ा दूंगी। ये वंस किसकी विशेषता बता रहा है? कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, उसने सिर्फ मुझसे एक बार बात की। स्पोक, स्पोक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब है। हाँ, अब आ गया हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट, दैट इज इंटरजेक्शन। वैसे इंटरजेक्शन कोई चैप्टर नहीं है, ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन का यूज हम कब करते हैं? जनरली हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस में। जनरली हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? ऐसा सेंटेंसेस जहां अचानक से कोई आश्चर्य वाली फीलिंग आ रही है, कोई खुशी वाली फीलिंग आ रही है, किसी को शाबाशी दे रहे हो, सौरो वाली फीलिंग आ रही है अचानक से, इसीलिए लिखा सडन फीलिंग हो। अब एग्जाम में क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे ये हुर्रे का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। वी तो प्रोनाउन है, ठीक है, हैव वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन है, द आर्टिकल है, मैच नाउन है। अब बताओ कि इस सेंटेंस में कौन सा इंटरजेक्शन है? हुर्रे, हुर्रे हम किस लिए यूज करते हैं? हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे हम खुशी में यूज करते हैं, जॉय के लिए, जॉय के लिए। हाँ, ब्रावो, ब्रावो शाबाशी देने के लिए। कि इसको अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये विस्मयादि बोधक का साइन ये होता है एक्सक्लेमेटरी। जैसे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं ना, वैसे एक्सक्लेमेटरी ऐसा होता है, वाह वाह, सॉरी, ब्रावो, शाबाश, प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, तो ये भी इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन तो इजी है, इंटरजेक्शन। हुर्रे, हाँ। अल्लास, अल्लास हम दुख में यूज करते हैं, ठीक है। अल्लास, हिज ओनली सन इज डेड, उसके एकमात्र बेटे का डेथ हो गया, तो ये भी दुख में। इंटरजेक्शंस को दुख में भी यूज करते हैं, सुख में भी, शाबाशी देने के लिए, तारीफ करने के लिए, तो अल्लास भी ये इंटरजेक्शन। आह मैं तो बर्बाद हो गया, ये भी इंटरजेक्शन है, हम दुख में यूज करते हैं। ये सारे इंटरजेक्शंस। आह, आउच, वाओ, शिट, शे भी नेगेटिव है, धिक्कार हो, मैं शी यूज करेंगे। एक सोल्जर हो और लड़ने से डर रहे हो, ये सब इंटरजेक्शन में यूज होता है। इस बार पार्ट ऑफ स्पीच मैंने जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है ना, इसके पहले यूट्यूब पे डेमो में, इस बार पार्ट ऑफ स्पीच और डिटेल में गया है, क्वेश्चंस ले लिया है। ओनली किसकी विशेषता बता रहा है? मेरे से नहीं पूछोगे कि क्या है ये ओनली, क्या है? किसकी एकमात्र, एकलौते बेटे की डेथ हो गई। OMG, सन की विशेषता बहुत पीटूंगी, बहुत पीटूंगी ना, जो एडवर्ब बोल रहा है। एक इकलौता बेटा, उसका बेटा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। हाँ हाँ, ओह नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, ओह नो, ओ नो थोड़ा सा आप इरिटेशन में बोल रहे हो ना, प्रेपोजिशन थोड़ी है, ओ नो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाला, ऐसा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे आप लोग इम्प्रूव करते हो, तो टीचर को भी हर बार कुछ इम्प्रूव करके ही आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा लाओ ना कि और बेटर हो। वाई, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, जैसे बोलते हैं वाई ओ माई। जैसे अब हाँ, एक चीज और याद रखना कि मैम आप बोलोगे ना कि मैम ये वाला जो सेंटेंस है ना, आह, अल्लास, इसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है, ठीक है। हुर्रे,
इसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा है, ठीक है, और तो ये सब इंटरजेक्शन है, बट यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी का साइंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, कॉमा लगा है। तो अब मुझे बताओ कि वाई इज इट, क्या ऐसा बोलते हैं ना, क्या ये रियली सुजाता है, ऐसा बोलते हैं ना, क्या ये रियली आप सुजाता से बात कर रहे हो फोन पे, काफी दिन हो गया उसने फोन नहीं किया है, क्या ये सुजाता है, क्यों ये सुजाता है? तो ये भी इंटरजेक्शन ही है, एडजेक्टिव तो है नहीं, इंटेंसिफायर है नहीं, नाउन है। वो इधर उधर की बातें वोकैब के बैच में आई है तो मैं वोकैब के बारे में सब बताऊं, और जो स्पैम करेगा ना, अभी तो मैं आपको नया गेस्ट मान के छोड़ दे रही हूँ, ओके, अननेसेसरी का अभी तो आया, नया नया गेस्ट आए हैं, चलो माफ कर दो, अननेसेसरी स्पैम करोगे ना तो ब्लॉक हो जाओ। क्या बात है कि हम लोग का सिलेबस एकदम टाइम से खत्म होता है, क्योंकि अननेसेसरी कमेंट्स का मैं आंसर ही नहीं करती, जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो डाउट आ रहा है सिर्फ वही बताऊं, ताकि हमारा सिलेबस टाइम से खत्म हो। वोकैब बैच में सब बताऊंगी, वोकैब बैच में आना। में बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट, बार बार स्पैम मत किया करिए। मैं कभी वैसे गुस्सा नहीं होती हूँ अपने स्टूडेंट्स पे, लेकिन एट एनी कॉस्ट कोई मेरे क्लास को डिस्टर्ब ना करे बस। हुर्रे, व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज, मतलब कितना सुंदर नजारा है, हुर्रे, तो ये भी इंटरजेक्शन है। क्या ये रियली सुजाता से बात कर रहे हो, तो आश्चर्य में बोल रहे हो ना, तो वहां पे भी इंटरजेक्शन। हाँ, तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। हमारा, बार बार बोलती हूँ ना, बात मत करो, नहीं तो मैं देखती हूँ ना, दो तीन, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैम मैंने आपका बैच 2 साल पहले लिया था, तो मुझे बुरा इस बात पे लगता है, अरे 2 साल पहले लिया, अभी तक सिलेक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि बैच में आकर सिर्फ कमेंट करते थे, ओके, और ऐसे ही करते रह जाओगे, तो अननेसेसरी कमेंट मत करिए। आप ही लोग बोलते हो ना कि मैम हम आपके साथ साथ हमें समझना भी होता है, लिखना भी होता है, तो जो बच्चा समझ रहा है और साथ में लिख रहा है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कमेंट करने का, वो तो सिर्फ बैच में एकदम खो जाएगा, जल्दी जल्दी समझेगा, लिखेगा। जो कमेंट कर रहा है इसका मतलब है ना वो समझ रहा है ना वो लिख रहा है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम थोड़ा सा ये बताइए कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस, ठीक है, क्या डिफरेंस है ये क्लियर करिए। तो ये जो पढ़ने के बाद आपको कहाँ कहाँ पे डाउट्स आ सकता है ये भी है। अब बताओ, ये वाला तो आपको बता ही दिया, ठीक है, कहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि एक वर्ड कंजंक्शन का भी काम कर जाता है, एक वर्ड प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है। अब बताओ, यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है, और जो द कैट क्या है, द कैट एक नाउन है, ठीक है, द कैट एक वर्ड है। तो कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके बनाता है क्लॉज। और कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है, कंजंक्शन जो है वो क्लॉज को वर्ड से नहीं जोड़ेगा, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से ही जोड़ेगा। बट यहाँ तो दूसरा कोई क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, बट यहाँ तो कोई वर्ब वगैरह नहीं। तो ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो कैट इसके ऑब्जेक्ट, तो ये वाला प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन। और यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आई नहीं होता है ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, मी होता है, तो यहाँ का आफ्टर कंजंक्शन है। ठीक उसी तरह ये तो शायद लिखवा भी दिया, मंडे इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, ये तो मैंने लिखवा भी दिया आपको। और यहाँ पे होगा ये देखो, जब से मैं उससे मिल गया है ना, तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये कंजंक्शन है। ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज, और दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है कंजंक्शन। उसी तरह फॉर, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो ऊपर वाला फॉर क्या है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है। अगर ये कंजंक्शन होता
तो बगल में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, क्योंकि कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ता है, तो नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद कंट्री उसका ऑब्जेक्ट है नाउन के रूप में, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब है ना, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी दिस बुक इज फॉर ही नहीं होगा, दिस बुक इज फॉर हिम होता, तब ये प्रेपोजिशन होता, बट यहाँ तो ही लगा कि, तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये प्रेपोजिशन है ये कंजंक्शन है। डाउट क्लियर हुआ नहीं? डाउट का स्पेलिंग ये थोड़ी होता है, DOUBT होता है, ओके। डाउट में बी साइलेंट होता है, डाउट में ये नहीं बोलना है, गलत है, DOUBT, ओके। तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस देखना। अब आपको डिफरेंस क्या आएगा, देखो नाउन प्रोनाउन ये सब में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, एडजेक्टिव में दिक्कत नहीं होता। बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है बच्चों का, मैम ये वर्ड प्रेपोजिशन है कि ये वर्ड कंजंक्शन है। फिर मैम प्लेस बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी तो होते हैं, प्लेस बताने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी तो होते हैं, टाइम बताने वाले वर्ड तो एडवर्ब भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं, तो कैसे पता करेंगे? अभी मैंने आपको प्रेपोजिशन, पिछले वाले स्लाइड में प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में डिफरेंस बताया, अब मैं आपको प्रेपोजिशन और एडवर्ब के बीच में बताऊं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे ऊपर वाला इन क्या है और नीचे वाला क्या है, क्योंकि यहाँ का इन प्लेस बता रहा है, और प्लेस बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी की क्या बात है। पहला वाला इन के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। दूसरा वाला ये जो एंड है ये कंजंक्शन है। तो यहाँ इन के बाद कंजंक्शन तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, यहाँ का इन प्रेपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन के रूप में, बट यहाँ इन के बाद तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा, कंजंक्शन आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ ये एडवर्ब, एडवर्ब। सब करेक्ट ही बोल रहे हो आप लोग। नेक्स्ट वाला, द बोट सेल डाउन द रिवर, तो यहाँ का जो डाउन है इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट वाला एक और डाउन वर्ड है, ही सैट डाउन, वो बैठा और मुझसे बात किया, अगेन यहाँ पे कंजंक्शन आ गया, और यहाँ डाउन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो नाउन प्रोनाउन होता ना, बट ये तो कंजंक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब एडवर्ब है। सैट की विशेषता बता रहा, सैट वर्ब है, एडवर्ब। द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ किया, ये देखो ये वर्ब है, ठीक है, और ये एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, बट इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, उसने क्या को स्विच ऑफ किया, फैन को किया, तो ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन। हमने पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लिया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लिया। अब आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। कल जो टीजीटी पीजीटी वाला है ना, मुझे लग रहा है आज तो टाइम खत्म हो गया, कल वाले बैच में मैं उसका क्वेश्चंस करवाऊंगी। नेक्स्ट देखो, अब आपको आएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब वर्ब की भी बताता है, दूसरे एडजेक्टिव की भी बताता है, दूसरे एडवर्ब की भी। अब देखो यहाँ पे हार्ड है, और यहाँ भी हार्ड है, और यहाँ भी हार्ड है। अब दोनों सेंटेंस में देखो, दैट और विच यहाँ थोड़ी बताऊंगी मैं, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी।
ही वर्क्स हार्ड, कड़ी मेहनत करता है। यहाँ भी हार्ड है और यहाँ भी हार्ड है। यहाँ जो हार्ड है किसकी विशेषता बता रहा है? ही हार्ड नहीं है, ही हार्ड वर्क करता है, वर्ब की बता रहा है। वर्क हार्ड करता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। बट ये वर्कर क्या है? वर्कर मजदूर है, तो वर्कर इज नाउन और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। यहाँ हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? इस सरफेस की, द लगा है, सरफेस नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो जो हार्ड है ना, ये वाक्य में एडवर्ब का भी काम कर सकता है। यहाँ एडवर्ब का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। यहाँ ही की बता रहा है, हार्ड वर्कर है। यहाँ सरफेस की बता रहा है, एडजेक्टिव है। दूसरा आ जाओ, फास्ट। और ये फास्ट तो बहुत सारा चीज होता है। फास्ट का दो मतलब होता है। एक फास्ट का मतलब है तेज, और एक फास्ट करना मतलब व्रत रखने वाला, व्रत वाला, फास्टिंग करते हैं। तो ये जो फास्ट है ना, ये बहुत चीज हो सकता है। सेंटेंस देख के ना, कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वो सेंटेंस में उस वर्ड को किस तरह से यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। जैसे ये फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है, ये फास्ट वर्ब भी हो सकता है, और ये फास्ट नाउन भी हो सकता है। इसको रटना थोड़ी है, रटना थोड़ी है। यहाँ पे फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट दौड़ा, रैन की, और रैन वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और यहाँ पे ही इज फास्ट, तो यहाँ ही की विशेषता, ही ने फास्ट दौड़ा और यहाँ पे ही फास्ट है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। यहाँ तो तेज के सेंस में है, और यहाँ मैंने फास्ट को व्रत रखने के सेंस में लगा है। इस दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम है। वो मंडे को व्रत रखता, वो मंडे को व्रत रखता, बट दे क्या है? दे दे हमारा प्रोनाउन है, ठीक है, दे प्रोनाउन है। ऑन प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो एक वाक्य में जब सब्जेक्ट आया है तो उसको वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ का फास्ट वर्ब है, ठीक है। यहाँ फास्ट को एज अ वर्ब यूज किया। यहाँ का फास्ट वर्ब नहीं है, क्योंकि अ लग गया। आर्टिकल के साथ वर्ब नहीं होता है, नाउन होता है। तो यहाँ का वर्ब कौन सा हो गया? कीप, ये वर्ब। तो फास्ट नाउन भी है, वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। बस अब एंड ही करूंगी मैं। कल हम लोग फ्रेज क्लॉज वाला, जो मैं टीजीटी और वो सब का बोली हूँ ना, आज तो नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। अब नाउन और वर्ब देखो, कभी कभी एक ही वर्ड नाउन भी होता है और एक ही वर्ड वर्ब का भी काम कर सकता है। वाटर, जैसे मैं बोलूँ कि वाटर क्या है, तो आप बोलोगे मैम वाटर तो पानी है, और पानी एक पदार्थ है, पानी तो नाउन है। पानी तो नाउन है, बट पानी नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी। यहाँ पे पानी क्या है? पानी गंदा है, द लगा है, तो यहाँ का पानी नाउन है, पानी गंदा है। डर्टी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा, और इस तो वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखो, आई वाटर द प्लांट्स, यहाँ पानी है, और यहाँ पानी देना, पौधों को पानी देना। मैं ये प्लांट्स, ये आर्टिकल है, प्लांट्स नाउन है, और आई हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए ना, तो यहाँ का वाटर वर्ब है। यहाँ वाटर का मतलब पानी, और यहाँ पौधों को पानी देना, पानी देने में क्रिया हो रही है, तो दिस इज अ वर्ब। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वर्ब। आज 1 बजे ना, वोकैब नहीं है, आज 1 बजे क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज है, उसका भी तो डेमो चाहिए आप लोग। अच्छा, ये दे फास्ट ऑन मंडे, ये हटा दो, ये तो गलती से आ गया है, पिछला वाला सेंटेंस। मेरे बोर्ड में ना वो फैसिलिटी नहीं है कि एनोटेशन, क्लास का बोर्ड का PDF, मेरे बोर्ड में वो फैसिलिटी नहीं है। मैं बहुत हाईटेक नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हूँ, ट्रेडिशनल हूँ। मैं भरोसा करती हूँ ना, जितना मेहनत स्टूडेंट्स को, जितना रगड़वाया जाए, जितना मेहनत करवाया जाए ना, तभी वो डायमंड की तरह निखर के निकलेंगे। तो मेरे बोर्ड में ना वो फैसिलिटी नहीं है, ना ही मैं वो लेके आऊँगी। बस अब खत्म ही है। अच्छा, ये वाला भी मत करना। अब देखो, यहाँ का प्राइड क्या है?
देखो ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ही क्या शो करता है? ही घमंड शो कर रहा है, तो क्या का जवाब आ रहा है? ये नाउन है, यहाँ का प्राइड नाउन है, और फॉल्स एडजेक्टिव है, झूठा घमंड। और यहाँ का वो अपने आप अपने हेल्थ पे गर्व करता है, घमंड करता है, तो यहाँ ही सब्जेक्ट, और यहाँ का प्राइड वर्ब हो गया। तो प्राइड को एज अ नाउन भी, प्राइड का मतलब है गर्व, और एक गर्व करना वर्ब है। स्टूडेंट बनने के लिए स्टूडेंट्स इतना शॉर्टकट में एग्जाम नहीं निकलता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, एग्जाम निकलेगा ही नहीं, किसी का शॉर्टकट में नहीं निकला है। कल मैं इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है? कल मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। आपका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने खत्म कर दिया, ठीक है? ये वाला जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये सारे टीजीटी पीजीटी का सेंटेंसेस है। चलो बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है, ओके? कौन सा फ्रेज है, ऐसा ऐसा वाला बताना है, ठीक है? ये सब वैसे तो मैंने फ्रेज बता दिया है, फ्रेज मैंने आपको फ्रेज भी पढ़ा दिया है, और मैंने आपको एडजेक्टिव भी पढ़ा दिया है। तो ये सब सेंटेंस के थ्रू मैं कल पढ़ाने वाली हूँ कि बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अभी टाइम हो गया, ये कौन सा फ्रेज है? ये टीजीटी पीजीटी में सब आया हुआ सेंटेंसेस, ठीक है? अब टाइम हो गया, तो चलो एंड किया जाए। कल हाँ, अब डेमो आपका खत्म है, ओके? अब आपका 3 दिन आप लोग का डेमो था, और 1 बजे भी आपको डेमो मिलेगा। कितना डेमो चाहिए? वैसे डेमो की ज़रूरत नहीं थी, बट आप लोग डेमो डेमो मांगते रहते हो डेमो। अच्छा, इसने नहीं डाला है ना, बैच के बारे में नहीं डाला। चलो बैच के बारे में बता देती हूँ। जिसको रुकना है रुक सकते हैं। 2 बैच शुरू हुआ है, 2 बैचेस, अनाउंसमेंट ऑफ 2 बैचेस। ये बैच कब से शुरू हुआ है? 28 जनवरी से, ठीक है? 28 जनवरी से शुरू हुआ है। और ये बैच कहाँ पे शुरू हुआ है? ये बैच यूसी लाइव ऐप पे, ठीक है? यूसी लाइव एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, यूसी लाइव ऐप पे। ये पेड है। आपको 3 डेमो चाहिए था, सुबह के बैच का 3 डेमो, 1 बजे वाले का 3 डेमो, कुल मिला के 6 डेमोज आपके पास चले गए। ये पेड बैच है, अभी ये डेमो चल रहा, तो कल से ये डेमो बंद है। तो 2 बैच आया है, एक है अचीवर्स 5.0। आप यूसी लाइव ऐप पे जाओगे ना, तो आपको ये बैच दिखेगा। एक अचीवर्स 5.0 है, और एक है कॉम्प्रिहेंसिव बैच, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस बैच, ठीक है? 2 बैच दिखेगा। जो हमारे बिगनर्स है, प्री प्लस मेंस वाले बच्चे हैं, जो बिगनर्स है 2025 वाले हैं, उनको यहाँ पे 3 बैच मिलेगा। एक सुबह अभी ग्रामर वाला बैच है, और बिगनर को तो सब करना है ना, ग्रामर भी करना है। आपको समुद्र मंथन भी मिलेगा MWF में, समुद्र मंथन वो कैप का है। और आपको ये वाला कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस भी मिलेगा। तीनों बैच मिलेगा। बैच की फीस है बिगनर्स वाले का 1999, 3.5 महीने का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है। कुछ छूट गया तो 1 साल तक आपके पास बैच रहेगा, ठीक है? यस, वेरी गुड सुरेंद्र, मैंने तो नोट साथ साथ बना लिया। ऐसे ही होना ही चाहिए, ओके? ऐसे ही आपको चाहिए ही। और जो बच्चा, ये तो बिगिनर्स के लिए जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और हमारे अचीवर बैच को भी प्रैक्टिस बैच मिला है, अचीवर बैच को भी समुद्र मंथन मिला है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनका स्कोर नहीं बन रहा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए। तो प्रैक्टिस बैच में आपको ग्रामर का बैच तो नहीं मिलेगा, बट आपको वोकैब का और प्रैक्टिस का बैच मिलेगा, ओके? और साथ में इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी है, मतलब मुझे लग रहा है 300 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी है प्रैक्टिस के लिए, प्लस मेंस का बैच भी है। और आपको सब मिलेगा। ये जो 1999 वाले बच्चे हैं ना, आपके बैच में सब है, ये वीडियोस सब मिलेगा आपके लिए, सब है, ओके? तो ये प्रैक्टिस बैच है, इसकी फीस है 799। ये भी 3.5 महीने का बैच है, ठीक है? इसकी भी वैलिडिटी 1 साल तक की। आज खरीदते हो तो अगले साल
30 जनवरी तक ये रहेगा। ओके 799 का है, ये भी 3.5 महीने का। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं जिन्होंने यूसी लाइव ऐप पे कोई ना कोई बैच खरीदा है, तो उनके लिए इस बैच में डिस्काउंट नहीं है, इस बैच में प्रैक्टिस बैच में डिस्काउंट है। वो इस कोड को डालेंगे रानी30, ये कोड डालोगे तो आपका 30% डिस्काउंट होके आपका प्रैक्टिस बैच का फीस 799 की जगह 559 हो जाएगा। आपको 559 में इतना बढ़िया कोर्स मिल रहा है, 559 में 3.5 महीने का कोर्स मिल रहा है, जहाँ पूरा समुद्र मंथन मिल रहा है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, मेंस का बैच मिल रहा है और साथ में प्रैक्टिस बैच लाइव मिल रहा है। ठीक है, और बिगिनर्स को तो ये पूरा बैच लेना है, क्योंकि बिगिनर्स को ऑटोमेटिकली ये बैच भी मिल ही जाएगा, उनके लिए तो सब है। ये सब नहीं पूछना है वोकैब की कितनी क्लासेस होगी, क्योंकि जितना मैंने पिछले बार पढ़ाया था उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इस बार वोकैब बैच में फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन ऐड हो गया। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे मैसेज या कॉल करिए। झूठ नहीं बोलिए कि मेरी मैम से बात हो गई, मेरी किसी से बात नहीं होती है, झूठ झूठ बोलते हो आप। 9958358324। कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे, बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं ना, जब बैच शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, वो उठा नहीं पाते हैं, तो कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, मैसेज करिए, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आ रही है, HRUClive@gmail.com पे कोई दिक्कत है तो कर सकते। 1-2 बच्चों को दिक्कत आ रही है, पेमेंट हो गया है, बैच नहीं मिल पाया, उनका टीम देख ली। ओके, तो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स एंड किया जाए। ठीक है, एंड किया जाए। अब VOD बैच भी मिल जाएगा। आप यूसी लाइव ऐप पे जाओ ना, यूसी लाइव ऐप पे जाओगे तो आपको VOD बैच भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी। ठीक है, VOD वीडियो ऑन डिमांड बैच भी रिकॉर्डेड मिलेगा, VOD बैच भी अवेलेबल है। जिन बच्चों को लाइव नहीं देखना है, VOD देखना है, तो वो वहां जाकर कौन सा बैच लेंगे, अचीवर्स 3.0। अभी तो 5.0 आया है ना, आप VOD बैच में 3.0 जाके ले सकते हो। आप यूसी लाइव पे जाओगे तो आपको सब चीज मिल जाएगा वहाँ। 3.0 लोगे, 3.0 में भी आपको ग्रामर मिलेगा, वोकैब मिलेगा और प्रैक्टिस भी मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच का, लाइव बैच का 1999 है और रिकॉर्डेड बैच का फीस इज 999। ठीक है, वेरी गुड रिया, आई एम न्यू स्टूडेंट बट क्लियर एवरीथिंग। कितना क्या चीज क्लियर हो रहा है, अभी तो बैच धीरे धीरे आगे जाएगा तब तो पता चलेगा। ओके, तो चलो एंड किया जाए। किस बैच में कितनी क्लासेस होगी ना, SSC स्कैम के बारे में ना, मेरी आदत है कि मैं जो चीज़ करती हूँ ना, कभी यूट्यूब पे आके हल्ला नहीं करती हूँ। तो जो टीचर SSC स्कैम को लीड कर रहे हैं उनसे जाके पूछिएगा कि मैम की तरफ से क्या सपोर्ट था। ठीक है, मैं चीज़ों को करके यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहती हूँ, हल्ला कर करके मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जहाँ टीचर को जो सपोर्ट था, फाइनेंशियल हो, वो कुछ भी हो, मैंने कर दिया है। इसीलिए ना आप लोग अननेसेसरी जब कोई चीज़ नहीं जानते हो ना, ओके, बैक एंड पे मैंने टीचर्स को क्या सपोर्ट किया क्या नहीं, उस समय मेरी तबीयत खराब चल रही थी। खैर मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह सब मैंने जो जो ज़रूरत था केस के लिए वो सब कर दिया। ओके, और मैं ये सब बातें ना डिस्कस नहीं करती हूँ, खास करके स्टूडेंट के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करती हूँ। मेरे को जो डिस्कस करना है मैं अपने टीचर्स के साथ करूँगी जो इस केस के लिए लड़ रहे हैं। आपका और मेरा रिश्ता बस एक ही चीज़ का है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊँ, और आपसे मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो सिलेक्शन। मेरा और आपका रिश्ता बेस्ट टीचिंग और सिलेक्शन का है। उसके बाद जो अपना टीचर्स जो अपना कदम उठाए हैं, कर रहे हैं, वहाँ मेरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम टीचर्स जो है आप ही स्टूडेंट्स की वजह से है ना, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे जहाँ हमारे बच्चों का फ़ायदा है। तो अननेसेसरी नहीं बोलना है, मैं ये सब चीज़ पे ना ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं करती।
ओके तो चलो एंड किया जाए। ओके चलो एंड करते हैं।